नमस्कार। एक बार हम फिर हाजिर हैं अपनी इस नई सीरीज़ में। जून सीरीज़ में निफ्टी और सेंसेक्स के एक हिस्टोरिक हाई के बाद जून सीरीज़ में बहुत कशमकश चल रही है तेजड़ियों में और मंदड़ियों में, जिसे हम बुल्स और बेयर कहते हैं। अभी तक मोर्चा दोनों ने ज़बरदस्त तरीके से संभाला हुआ है। मार्केट सुस्ताने के मूड में है। थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा अगला 2 दिन, और फिर नेक्स्ट वीक जो अगला हफ्ता है वो बहुत क्रूशल होने वाला है मार्केट के लिए, क्योंकि अगर इससे करेक्शन होता है और अपना सपोर्ट लेवल टूटता है तो फिर हम एक बियर मार्केट की तरफ जाएंगे, जिसकी उम्मीद कम है। इसका एक एक्सटर्नल फैक्टर ये हो सकता है कि भारत में अनलॉक किस तरीके से हो रहा है, उस अनलॉक की रफ्तार क्या है, उसमें कौन कौन से सेक्टर अलाउ किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है जून में। याद रखिए, जून एक बहुत क्रूशल मंथ है भारत की कोविड के खिलाफ लड़ाई में। अगर 30 जून तक भारत सरकार ढंग से वैक्सीनेट नहीं कर पाई, जिसका कि हमें उम्मीद है कि करीब 10 करोड़ टीके जून में लगेंगे, जो कि एवरेज 30-35 लाख टीके पर डे होता है। वो शायद अभी मोमेंटम पकड़ेगा नेक्स्ट वीक से, जब सप्लाई बढ़ेगी। अगर वो नहीं होता है तो फिर हम एक मार्केट का बहुत डीप करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। शायद हम फिर से 12,500-13 हज़ार टेस्ट करें, और उस टेस्ट करने में एक बहुत ख़राब बात ये होगी कि सर्विस सेक्टर को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और वो काफ़ी पीछे चला जाएगा। जो सर्विस सेक्टर ने गेन किया है वो आप पूरा गेन पूरे साल का लगभग खो देंगे अगर भारत वैक्सीनेशन के फ्रंट पे फेल हुआ 30 जून तक। 22 करोड़ टीके लगे हैं, 32 करोड़ तक नहीं हुए। अगर 30 करोड़ पार नहीं हुए तो फिर हम मुश्किल में हैं। अर्निंग सीजन ठीक ठाक चल रहा है। एफएमसीजी मेजर और सिगरेट जाइंट्स आईटीसी के रिजल्ट आ गए हैं, उम्मीद के बराबर ही हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनालिस्ट को सिर्फ एक कंसर्न रहता है, जो हमारा भी कंसर्न है, कि उनका बहुत ज़्यादा मुनाफा सिर्फ एक सेगमेंट जो सिगरेट है उससे आ रहा है। बाकी सेगमेंट ग्रो कर रहे हैं, उसमें मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। तो जो डी मर्जर की जो स्टोरी है, कहीं उस पे बादल तो नहीं है? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं है। डी मर्जर की स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट है। आज हो, 6 महीने में हो, 1 साल में हो, 1.5 साल में हो, ये होगा ज़रूर। उसके 4 मेजर बिजनेसेस हैं, और चारों मेजर बिजनेस मुझे लगता है कि हम अक्टूबर से उनका रिबाउंड होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं ब्रॉडर मार्केट पे, और थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन अगर आपने नहीं देखा है तो समीर अरोड़ा हीलियस कैपिटल का सीएनबीसी पे 10 बजे कल एक इंटरव्यू आया था, जो उनसे बातचीत हो रही थी, और वो ज़रूर सुनिए। वो बहुत नॉलेजेबल है। वो उससे आपकी नॉलेज इन्हांस होगी। वो एक आपको इंसाइट देते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर क्या सोच रहा है भारत के बारे में, क्योंकि उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म है हीलियोस कैपिटल, वो एचएनआई और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को ही अट्रैक्ट करती है। भारत का बैंकिंग सेक्टर, जैसे हम बोलते आ रहे हैं, एनबीएफसी और बैंकिंग बहुत शानदार फ्यूचर है। आज की सीरीज़ में जो हम फोकस करने वाले हैं, पिछली बार हमने बोला था कि जो डिलीवरेबल्स हैं, टेक्नोलॉजी के अलावा जो डिलीवरेबल्स हैं उन पे फोकस कीजिए। आज हम कर रहे हैं कि ये कहाँ तक जाएगा, इनका क्या फ्यूचर है, और इसकी शायद इंस्पिरेशन मुझे समीर अरोड़ा सर के उस वीडियो से ही मिली है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जो डिसरप्ट हो चुका है बिजनेस, वो बिजनेस आगे नहीं उठेगा। पहले क्या होता था, एक बिजनेस डिसरप्ट हुआ लेकिन वो रिबाउंड हो जाता था। टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में एक बिजनेस जो ऑब्सलीट हो जाता है वो कभी वापस नहीं आएगा। ये मेरा अनुमान है, और शायद इसी लाइन पे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। सिनेमा पे उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि किस तरीके से सिनेमा ऑब्सलीट हो जाएंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म के बाद। ऑब्सलीट भी नहीं होंगे तो वो कोई बहुत अट्रैक्टिव बैट नहीं बचेगी जैसे कि पहले होता था। मेरा ये मानना है, और एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि सीडी अब कोई यूज़ नहीं करता है, क्योंकि सीडी ऑब्सलीट हो चुकी है। रील वाले कैमरे भी कोई यूज़ नहीं करता है, क्योंकि वो भी ऑब्सलीट हो चुके हैं। तो जो
बिजनेस एक बार ऑब्सलीट हो जाता है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, वो दोबारा कभी रिबाउंड नहीं करेगा। इसलिए सारे बिजनेस हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, और एक एक्सपीरियंस, जो क्लाइंट एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाया जा सके। इंफ्रा का सेगमेंट ह्यूमन कैपिटल पे ही बेस्ड है, रियल इस्टेट ह्यूमन कैपिटल पे ही बेस्ड है, ये यही रहेंगे। सर्विस सेक्टर ज़्यादातर ह्यूमन कैपिटल पे ही बेस्ड है। एक ऑटोमेशन जो हम बहुत तेज़ी से आते हुए देख रहे हैं, वो जो मेरा अनुमान है वो हम देख रहे हैं अगले 2 साल में होटल इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ऑटोमेशन होगा। ऑटोमेशन किस तरीके से होगा कि आपकी जो सर्विसेज हैं, जिसके लिए आपको रूम सर्विस और बाकी और जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं रात के टाइम, नॉर्मल टाइम के अलावा, जिसके लिए एक होटल जाना जाता है, वो शायद अब रोबोट्स से डिलीवर हो जाएं 2 साल के अंदर। यूएस में ऑलरेडी चल रहा है। आप जाएंगे अगर यूएस में सैन फ्रांसिस्को या वेगस में, तो आपको वही रोबोट आपको पानी आके डिलीवर कर देगा। ऑटोमेटेड है, फुल्ली रोबोटिक मॉडल पे वो जा चुके हैं। इस सर्विस के लिए ह्यूमन कैपिटल और खर्चा बचता है। उससे टेक्नोलॉजी फर्म को एक फ़ायदा होता है। जो टेक्नोलॉजी फर्म उस सॉफ्टवेयर को चला रही हैं, जो प्रोडक्ट दे रही हैं, वो शायद बहुत बड़ी बेनिफिशरी होंगी। जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं वो भी अब टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत तेज़ी से शिफ्ट होंगे। एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि हैप्पीएस्ट माइंड, जो भारत की लिस्टेड कंपनी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, ये मुझे उसी इंटरव्यू से पता चला, वो एक रास्ता शायद खोल रही है कोक के साथ कोलैबोरेशन करके। अगर वो होता है तो फिर वो एक टेम्पलेट बनेगा बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करने का। क्या उससे डिलीवरेबल वाली कंपनियों को नुकसान होगा? इनिशियली होगा, क्योंकि कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट में जब भी कॉस्ट कम होती है, जो क्वालिटी कंपनियां होती हैं वो सफ़र करती हैं। उनको बहुत नुकसान होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो विनर होती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की एक सीमा है, इवॉल्व होती है, आदमी उससे बोर हो जाता है। अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट होकर कहीं ऐसी जगह सर्विस लेना चाहता है जहां उसकी कोई सुने। भारत में कम से कम ये ट्रेंड अगले 7-8 साल तक होने वाला है। इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है भारत में, सबको पता है, सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की चाइना के बाद। तो अभी भी वो कॉस्ट ड्रिवन मार्केट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा यील्ड देने वाली नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली मार्केट अभी नहीं बनी है। तो वो डिजिटाइजेशन जो आप सुनते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चेंज हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि जिससे इस चीज़ से पैसा कमाया जा सके। मैं जाता हूँ वेबसाइट पे, सर्फ करता हूँ, मैं 24 घंटे यूट्यूब देखता हूँ, किसी को कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो सिवाय डाटा के, जो कि सबसे सस्ता है दुनिया में। लेकिन उसी चीज़ को अब एक हाइब्रिड मॉडल में लाने की कई कंपनियां कोशिश कर रही हैं, जिससे कि उससे पैसा कमाया जा सके। अगर वो मॉडल सक्सेसफुल होता है तो ये बहुत बड़ी क्रांति होगी। ये हम पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। ये हाइब्रिड मॉडल सक्सेस होता है तो बिजनेस करने का प्लेटफॉर्म्स हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे। फिर आप एक अलग तरीके से बिजनेस होते हुए देखेंगे, जिसमें बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत होगी, टेक्निकल माइंड्स की ज़रूरत होगी, और साथ साथ जो सॉफ्ट सर्विसेज हैं, फेस टू फेस वाली सर्विसेज, वो सर्विसेज बहुत तगड़ा हिट लेंगी। और वो इसलिए लेंगी क्योंकि फिर लोगों का एक जो आज जिसे मैं देख रहा हूँ कि 5-7 साल तक रहेगा, वो फिर शायद शिफ्ट होना शुरू हो जाए कि आई विल बी ऑफ माई ओन और मुझे कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आई एम बीइंग सर्व्ड वेल। तो सर्विस सेक्टर में एक बहुत तेज़ी से ये बदलाव आने वाला है, ट्रेडिशनल बिजनेस में बदलाव आने वाला है। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि भारत की आईटी कंपनियों को बहुत ज़बरदस्त बिजनेस मिलने वाला है। जो मिड साइज़ इनोवेटिव कंपनियां हैं वो इससे बहुत गेन करेंगी, उनका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा होगा,
और वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगी। बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगी तो ये हमारे मतलब की बात है, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगी, शेयर होल्डर्स को पैसे देंगी, शेयर्स के रेट बढ़ेंगे और आप अमीर होंगे, जो कि हमारा अल्टीमेट एम है इस एजुकेशनल सीरीज़ के जरिए। इसी सेगमेंट में कुछ कंपनियों पे आपकी नज़र होनी चाहिए जो इस ऑटोमेशन को चेंज कर रही हैं और जिनका ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा है। जब मैं कहता हूँ ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा है तो उनके पास डाटा साइंटिस्ट कैसे हैं, वो डेवलपर कैसे हैं, वो सॉफ्टवेयर्स को कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और कितने फ्लॉलेस उनके सॉफ्टवेयर हैं, ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें भारत की कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं। वो सर्विस सेगमेंट में वेंडर्स की तरह काम करती हैं। बहुत इनोवेशन भारत में अभी नहीं हुए हैं। ये शर्म की बात है, कोई फेसबुक, कोई गूगल, कहीं कोई इनोवेशन भारत में नहीं हुआ है। एक दो अगर स्टार्टअप को छोड़ें तो हम सिर्फ वेस्ट की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस का साइज़ इतना बड़ा है कि उसी में सब लोग कमा रहे हैं, विच इज़ ओके। एज लॉन्ग एज मनी इज़ कमिंग नो वन बॉदर्स, मनी हैज़ नो कलर। एक कहावत है और वो कहावत भारत के बिजनेस पे बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत का बिजनेस आईटी सेगमेंट कोई इनोवेशन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सर्विस दे रहा है, ये आप मान लीजिए। इनोवेशन यूएस में हो रहे हैं, इनोवेशन नॉर्डिक में हो रहे हैं, इनोवेशन वेस्टर्न यूरोप में हो रहे हैं, भारत में इनोवेशन नहीं हो रहे हैं। भारत में सिर्फ इनोवेशन को स्केल अप किया जा रहा है, इनोवेट होके कि अब हमें मज़दूरों की ज़रूरत है, जैसे मैनेजर, डायरेक्टर, कुछ भी कह लीजिए, वो भारत में हो रहे हैं। आप कितनी भी कंपनियां देख लीजिए, सारा ऑटोमेशन जो देती हैं वो यही कर रही हैं। भारत में कोई बड़ा टेक्नोलॉजिकल जाइंट अभी नहीं हुआ है, या तो वो कॉपी हैं या फिर वो किसी टेक्निकल जाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये भारत की आईटी की स्टोरी है, शर्मनाक है, ग्लोरियस भी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा कमाया है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, ये एक आयरनी है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इनसे हमें कैसे फ़ायदा उठाएं, तो उन्हीं कंपनियों में आप देख सकते हैं जो जिनका ह्यूमन कैपिटल अच्छा है। प्योर प्योर टेक्निकल कंपनियां, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंपनियों से बचना चाहिए लंबे रन के लिए। मुझे लगता है जैसे मैंने आपको सीडी का एग्जांपल दिया था कि सीडी अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी और 10 में से अगर 4 कंपनियां भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाई या उसके साथ इवॉल्व नहीं हो पाई तो वो ख़त्म हो जाएंगी, तो वो लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो जो बहुत ज़्यादा इसमें जब हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियों में निवेश करते हैं, शेयर लेते हैं, पैसा लगाते हैं, तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है पढ़ाई। उन कंपनियों की स्टडीज़ कीजिए, वो क्या कर रही हैं, कैसे इनोवेट कर रही हैं, क्या वो नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाली हैं, किस कंपनी के साथ वो सर्व कर रही हैं, किस कंपनी को सर्व कर रही हैं, किसकी वो वेंडर हैं। ये कुछ क्राइटेरिया है जिसमें हमें देखना चाहिए कि वो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। जैसे कुछ कंपनियां बहुत बड़ी हो गई हैं, अब उनका गिरने की संभावना बहुत कम है। इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई, टेक महिंद्रा, ये बड़ी कंपनियां, विप्रो, ये अब नहीं गिरेंगी कंपनियां, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी सर्विसेज को ये दे रही हैं और वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं गिरने देंगी। तो लेकिन बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं जिनमें मीडियम साइज़ और मीडियम कंपनियां हैं जिनमें बहुत बड़ा बनने की ताकत है। उन कंपनियों को देखना है जो ओवर द पीरियड ऑफ 5-6 साल में आपके रिटर्न को 5-6-7 गुना या 2 गुना या 3 गुना भी कर दें, या अच्छा रिटर्न दें डिविडेंड के साथ। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियों, प्योर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियों में इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है नहीं करें, लेकिन उनको चेक करते रहें कि ये कंपनी कर क्या रही है, क्योंकि जिस दिन वो कंपनी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट होने की वजह से डूबेगी, आपका सारा पैसा डूब जाएगा। टेक्नोलॉजी प्लस डिलीवरेबल्स वाली कंपनी है, वो बेस्ट बैट है, उससे अच्छी कोई बैट नहीं है। जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा, ह्यूमन टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट रहेगी फेस टू फेस की, वो कंपनियां कहीं नहीं जाने वाली हैं। हम अपने लगभग हर वीडियो में आईटीसी की बात करते हैं। आईटीसी बहुत अच्छी कंपनी है, इसका एग्जाम्पल है वो टेक्नोलॉजी और डिलीवरेबल्स
को कैसे मिक्स एंड मैच किया जाता है, तो एक आइडियल प्लेटफॉर्म की तरफ वो बढ़ रहे हैं। जियो मार्ट, ये अमेज़न फ्लिपकार्ट का मॉडल नहीं है। जियो मार्ट लोकल वेंडर्स के साथ है, आपके गली के साथ। इसकी पोटेंशियल बहुत है, ये हाइब्रिड मॉडल में आएगा। अमेज़न का मॉडल हाइब्रिड मॉडल में नहीं आएगा, फ्लिपकार्ट का मॉडल हाइब्रिड मॉडल में नहीं आएगा। फ्लिपकार्ट अगर वॉलमार्ट के साथ, वॉलमार्ट और बहुत एक्सपेंड करता है भारत में, जब जाके वो एक हाइब्रिड मॉडल में आएगा। लेकिन जियो एक हाइब्रिड मॉडल है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और डिलीवरेबल्स हैं। डिलीवरेबल्स में आपके बगल का पंसारी जो किराने वाला है या उसके दूसरी गली वाला सब्जी वाला, वो सारी चीज़ें आपको दे रहा है। बाकी कंपनियां भी दे रही हैं, लेकिन वो एक अलग सिस्टम से दे रही हैं कि वेयर हाउस है और बहुत सारी एक सिस्टम चेन है, लॉजिस्टिक चेन बनी हुई हैं। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है और मेरा जहाँ तक अनुमान है, रिलायंस अगली बार फ्यूचर और रिलायंस रिटेल के जो स्टोर हैं, आप ऑर्डर बुक कीजिए, वहाँ से उठा लीजिए। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है उनके स्टोर्स का, तो ऐसा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये मोर स्टोर में ये चल रहा है। तो ये एक बड़ा मॉडल हो सकता है जिसमें कि आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि आपको बाहर जाना है, खाना खाना है, स्नैक्स खाना है, शाम को घूमने जाना है, मार्केट में ही घूमना है, तो आप वहाँ से जाके ले आएंगे उसको, या फिर वहाँ पे ऑर्डर देंगे और वो आपके डिलीवरी कर देगा। तो वो बड़ा मॉल सिस्टम जो है, जो पूरा इकोसिस्टम जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, वो सिस्टम जब कंप्लीट होगा, वो सर्किल जब कंप्लीट होगा, जब ग्रोथ आएगी। आप कॉल करें और आपके घर पे सामान आ जाए, ये उस सिस्टम का बहुत छोटा सा पार्ट है। लेकिन जो नॉन एसेंशियल चीज़ों पे खर्चा है, जब वो सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो सर्किल है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और आप नॉन एसेंशियल चीज़ों पे खर्च करते हैं, जब ग्रोथ आती है। और जियो इस पर काम कर रहा है, टाटा काम कर रहा है, आईटीसी का पोर्टल है वो काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक इंडिस्पेंसिबल टाइप ऑफ थिंग बन चुकी है भारत के घरों में। तो उन कंपनियों पे आप फोकस कर सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल हमारा रिकमेंडेशन है अगले 4-5 साल के लिए। दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। वो केमिकल कंपनियां जो इनोवेट करेंगी, जो जो प्रोड्यूस करेंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी और सबकी सप्लायर बनेंगी। जैसे कोई कंपनी है जेनरिक मेडिसिन बनाती है, वो सिप्ला के लिए भी बनाएगी, डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी बनाएगी, ग्लैंड्स के लिए भी बनाएगी, सारे के लिए बनाएगी, तो दे बिकम द मैन्युफैक्चरर। इसी तरह केमिकल होते हैं, वो पेंट इंडस्ट्री को भी सप्लाई करते हैं, वो ऑटोमोटिव को भी सप्लाई करते हैं, वो हर जगह हर सेक्टर में जो सप्लाई करते हैं। और बड़े लीडर हैं वो ही आगे बढ़ेंगे, विनर टेक इट्स ऑल वाला सिचुएशन होगा। जो या तो एक सेगमेंट में वो अपने लीडर होंगे, या फिर वो इतने बड़े होंगे कि सभी उनसे सामान ले रहे होंगे। तो फिर वो वेंडर सिस्टम क्रिएट होता है जो बड़ा नॉर्मल है बिजनेस के लिए। वो कंपनियां बहुत आगे बढ़ेंगी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने के लिए हमारी कवरेज है अपोलो हॉस्पिटल्स पे। अपोलो हॉस्पिटल इस वैक्सीनेशन ड्राइव का, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर उभर के आ रहा है। स्पुतनिक का एक्सक्लूसिव राइट्स है अभी तक उसे डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके अलावा भी जैसे जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव को और स्पीड देने की ज़रूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट थक हार के अपोलो हॉस्पिटल के पास ही आएगी। अपोलो हॉस्पिटल की रीच भारत की 35% आबादी पे है। जब हम 35% आबादी बोल रहे हैं तो करीब 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ में से अगर 20 करोड़ भी डिस्काउंट कर दिए जाए तो 30 करोड़ एलिजिबल लोगों को तो वो टीका लगा ही सकते हैं, उनकी वो कैपेसिटी है। स्पुतनिक के साथ उनका वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। उनकी जो प्राइस है वैक्सीनेशन की, वो सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए सेम है। तो जो उनका प्रॉफिट का मॉडल है, जो प्रॉफिट आएगा वो बढ़ेगा।
जनरली वैक्सीनेशन ड्राइव में इतना प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम्स की बात है, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल बहुत तेज़ी से अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा और ये वैल्यू बहुत लंबी होगी, सस्टेनेबल होगी और हमें लगता है अगले 4-5 साल तक के लिए अपोलो हॉस्पिटल यहाँ से कम 3 गुना जाएगा। अभी 3200-3300 की रेंज है उसकी, महंगा शेयर है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत सस्ता है और वो आप देखिए कि वो कम से कम 12-12,500 रुपये पर शेयर क्रॉस कर जाएगा। जून तक हमें उम्मीद है वो 4500 क्रॉस कर जाएगा, जैसे ही सेकेंड क्वार्टर के, थर्ड क्वार्टर के नंबर में और फोर्थ क्वार्टर के नंबर में स्पुतनिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है वो शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कमा के देगी। एक उसमें आप ले सकते हैं। SBI एक अनदर जेम है, बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है, सालों तक अंडर परफॉर्मर रहा है। भारत की 25% बैंकिंग सिस्टम पे उसका कब्जा है। SBI एक ग्रुप है जो SBI बैंक की सिर्फ 2-3 कंपनियां लिमिटेड हैं। SBI लाइफ मेरे ख्याल से लिमिटेड है, एक SBI कार्ड्स की रिसेंट लिस्टिंग हुई थी, बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई है, डबल पैसा हो गया है उसका, डबल नहीं, मेरे ख्याल से 700 था तो 1000 के ऊपर हो गया, फिर भी 40% हो गया है। और SBI बैंक की जो सब्सिडरीज हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सिर्फ उनका मुनाफा SBI शेयर को फ्री करता है। अगर आप SBI बैंक को जीरो भी मान लें, जब भी उसके शेयर की वैल्यू उतनी ही है जितनी कि उसकी छोटी छोटी कंपनियां और बड़ी कंपनियां मिलके उसको कमा के दे रही हैं। जैसे जैसे ये वैल्यू अनलॉक होगी SBI एक डिफरेंट टेरिटरी में जाएगा, री रेटिंग उसकी होना तय है। SBI की अगले 5-6 साल में कम से कम 4 और कंपनियां लिस्ट होंगी। जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, हमें लगता है आज 450 के करीब है, 430 या 450 के करीब उसका शेयर है, इसी के बीच में है। हमें लगता है कि कम से कम उसकी वैल्यू 2200 से 2400 है अगले 2.5 से 3 साल में, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। जैसे जैसे सरकार पे प्रेशर होगा पैसे इकट्ठे करने का, सरकार के पास पैसे नहीं है, इकोनॉमी को जब जब पैसे की ज़रूरत होगी वो डाइवेस्टमेंट पे जाएगी और SBI धीरे धीरे अपनी सारी कंपनियों को लिस्ट करेगा। अभी जो उसकी अनलिस्टेड कंपनियां हैं उनमें ह्यूज वैल्यू अनलॉकिंग होना शुरू हो चुकी है। SBI कार्ड उसका एक प्राइम एग्जांपल है। पिछली बार हमने बताया था ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर आप इन्वेस्ट करते रहिए। इस बार टेक्नोलॉजी की वो कंपनियां जो हाइब्रिड मॉडल को दे रही हैं सपोर्ट, और वो कंपनियां जो इनोवेशन पे ध्यान देती हैं, आप उसमें बेधड़क पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में SBI टॉप पिक है, अगले 3-3.5 साल में 4 गुना आप उसको मान सकते हैं। मेरा अनुमान उससे भी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से SBI के अनलॉकिंग के बाद, कंपनीज अनलॉकिंग के बाद वो 2200-2400 की रेंज में जाएगा। ITC पिछली बार भी हमारी रिकमेंडेशन थी, 4-5 रुपये आज गिरा है, 3% डाउन है रिजल्ट्स के बाद। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी इंटैक्ट है, नेट डेट फ्री कंपनी है, कोई परेशानी नहीं है, आप इन्वेस्ट रखिए, ये बहुत अच्छा रिटर्न देगी। जब इसकी वैल्यू अनलॉकिंग शुरू होगी, डीमर्जर शुरू होगा, जब आप इस शेयर को इस प्राइस पे नहीं ले पाएंगे, जब आप इसके लिए पछताएंगे। तो आज के सेगमेंट में हम इन 3-4 रिकमेंडेशन के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से आप देखिए, बड़े बड़े एनालिस्ट को फॉलो कीजिए, इसलिए नहीं कि वो शेयर नहीं बताते, आप इसलिए फॉलो नहीं करते, नहीं, वो सेक्टर बताते हैं, वो इकोनॉमी की दिशा बताते हैं कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, कौन सा सेक्टर काम करेगा। आज की रिकमेंडेशन थी समीर अरोड़ा सर का, हिलियस कैपिटल वाले, उनका CNBC पे जो इंटरव्यू था वो आपको देखना चाहिए। यूट्यूब पे मेरे ख्याल से अवेलेबल है, नहीं है तो मैं उसको अपने पोस्ट पे डाल दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने व्यूज़ हमें बहुत ज़रूरी होते हैं, वो हमें दें, कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव करें। कोशिश कर रहे हैं हम धीरे धीरे इम्प्रूव करने की। घर पे ही मैं बनाता हूँ तो
इट्स ऑल ऐसे ही बनता है, जैसे कोई रीटेक नहीं है, बोल रहे हैं और कर रहे हैं। तो जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप हमें बताइए, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।